चलिए जी शुरू करते हैं। अब अपने को टॉपिक करना है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी ऑफ द एजेंट टू द थर्ड पार्टीज। अभी अपन ने पढ़ा था इससे पहले कि सर एजेंट जो होता है वो he or she is just a connecting link between the principal and the third party. So agent चाहे खुद केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो भी वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ में एग्रीमेंट बना सकता है, ऑल्दो ही हिमसेल्फ इज नॉट केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट खुद के बेसिस पे थोड़ी बना रहा है, वो तो इसके और इसके बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। इसलिए इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं हो तो भी चलेगा, जैसे कि ये माइनर हो या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो तो भी ये एजेंट बन सकता है। अ पर्सन हु इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन आल्सो बिकम एन एजेंट, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। अब अब सर क्या एजेंट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं सर। प्रिंसिपल एजेंट के द्वारा थर्ड पार्टी के साथ में किए गए कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल की सर? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल। लेकिन सर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन होती है, यानी कि एक्सेप्शन टू द बेसिक रूल। ठीक है जी। तो एक्सेप्शन टू द बेसिक रूल जहां पर एजेंट खुद पर्सनली लायबल होगा। आइए वो सिचुएशंस करना चालू करते हैं। जनरल रूल, एजेंट कैनॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ना तो वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स कर सकता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, ये एजेंट की कैपेसिटी में जरूर इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। पर्सनल कैपेसिटी में प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में हुए हुए कॉन्ट्रैक्ट को ये एनफोर्स नहीं कर सकता। सो एजेंट कैनॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एग्रीमेंट्स बनाए उसके लिए ये खुद बाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इसने खुद के लिए तो बनाए नहीं। हाँ, इस रूल के जो एक्सेप्शंस हैं, इन द फॉलोइंग एक्सेप्शनल केसेस द एजेंट विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल और पर्सनली बाउंड। देयर आर 8 such situations, let us read them one by one। सबसे पहला है फॉरेन प्रिंसिपल। सर बहुत सोच समझ के काम करना। कोई विदेश में अमेरिका में बैठा हुआ आदमी है, उसने इंडिया में आप बैठे हुए हैं जज शाह, उसको अपॉइंट कर दिया अपना एजेंट, और जज शाह ने उसके बिहाफ पे मिस्टर एक्स के साथ में एग्रीमेंट बना लिया इनटू द एजेंट्स कैपेसिटी। अब सर सिंस जज इज वर्किंग फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल, कल को इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी गड़बड़ हो गई, सर मिस्टर एक्स कैन मेक द एजेंट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजैक्शन। वो कोई अमेरिका जाके इसके गर्दन नहीं पकड़ने वाला है, इतना सामर्थ्य भी नहीं होता है और इतना किया भी नहीं जा सकता है हर केस में। तो सर आप यदि किसी फॉरेन प्रिंसिपल के लिए एजेंट बन रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बनिएगा, क्योंकि आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इस केस में, है ना भाई? यस सर। आरुष, हार्दिक, कविश, राघव काबरा, सम्यक, जिया वोरा, जिया जैन, सृष्टि, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा हाँ है या सर, नहीं? आ रहा है। आ रहा है तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोग ने वीडियो क्यों बंद रखा हुआ है। हम्म। हियर कम्स जस्ट शाज कनिंग स्माइल। साइड में या मुंह नीचे करके हंसने लगता है ये, हाँ, कनिंग स्माइल। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर फॉरेन प्रिंसिपल, सर इसमें पढ़ने की कोई जरूरत है क्या? नहीं सर, ये पहले भी पढ़ा हुआ है अपन ने। नाउ इफ द प्रिंसिपल्स आर फॉरेन सॉवरेन्स, मैंने आपको एक बात पढ़ाया था ना, कौन से कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने पढ़ा था कि सर यदि कोई फॉरेन सॉवरेन्स या एम्बेसडर्स होते हैं, पढ़ाया था, यस सर, जो अपने देश को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडिया में ही बैठे हैं। ठीक है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है वो इंडिया में ही बैठे हैं, लेकिन उन फॉरेन सॉवरेन्स ने अपने बिहाफ पे एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया, जाओ तुम हमारे बिहाफ पे डीलिंग करके आओ, क्योंकि हम तो हर जगह जा नहीं सकते भाई। यस सर। तो यदि आप किसी फॉरेन सॉवरेन या फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सन के एजेंट के तौर पे इंडिया में बना रहे हैं सर, तो अभी आपको पर्सनली रेस्पॉन्सिबल उस ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जा सकता है। तो दोनों फॉरेन फॉरेन एक जैसे ही हैं, तो याद कर लोगे तुम सर। फॉरेन प्रिंसिपल के लिए भी आप एजेंट बने जो बाहर बैठा है, और फॉरेन सॉवरेन्स के लिए आप एजेंट बन रहे हैं, भले ही वो इंडिया में आए हुए हो या इंडिया में बैठे हो सर, उनके लिए आप एजेंट बन रहे हैं तो भी आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बनाए जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट,
अननेम्ड या अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। सर कई बार ऐसा होता है कि एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी को या तो ये डिस्क्लोज ही नहीं करता है कि पीछे कोई प्रिंसिपल के बैठा है उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो फिर अब थर्ड पार्टी को तो यही लगेगा ना कि एजेंट ही उनसे पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है और पीछे वाले के बारे में ध्यान भी नहीं है। तो सर क्या ये थर्ड पार्टी एजेंट को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकती? सर 100% बना सकती। या फिर एजेंट ने थर्ड पार्टी को ये तो बता दिया कि पीछे एक प्रिंसिपल है भैया, ठीक है, बट उसका नाम नहीं बताया, तो भी थर्ड पार्टी एजेंट को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। और सर अपन ने कल की क्लास में या परसों की क्लास में ये भी पढ़ा था कि सर जहां पर एजेंट ने इतना भी बता दिया है कि पीछे एक प्रिंसिपल बैठा है, तो सर थर्ड पार्टी इसको भी रिस्पॉन्सिबल बना सकती है, भले इसका नाम पता नहीं हो, ओवर द टाइम जब भी पता पड़ेगा इसको भी रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। तो सर ऐसे केस में जहां पर एजेंट ने बस इतना ही बताया है कि पीछे एक प्रिंसिपल है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन बता दिया कि पीछे कोई और है, मैं बस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हूँ, वहां इसकी भी गर्दन पकड़ सकते हैं और इसकी भी पकड़ सकते हैं, मतलब दोनों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। और जहां पर एजेंट ने बताया ही नहीं कि पीछे कोई प्रिंसिपल है, सर वहां पर एजेंट तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा। ठीक है, सो अननेम्ड और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल और अभी डिटेल पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। कौन पढ़ेगा भाई? unnamed und क्या आरुष मुंद्रा पढ़। मैं पढ़ूँ? हाँ, unnamed undisclosed principal. Basic understanding is that principal is liable for the acts of agents which are within the scope of his authority. Agent is not required to disclose the name of the principal. If he discloses that he is merely an agent, then it will be sufficient to bind the principal. But when the agent does not disclose the name of the principal, then there arises a presumption that he himself undertakes to be personally liable. ठीक है सर, जनरल बात बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सर एजेंट ने जो भी काम अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर रह के किए उन सब के लिए प्रिंसिपल बाइंड होता है। यस सर, वी ऑल नो दैट, कल ही पढ़ा है। नाउ एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इफ ही डिस्क्लोजेस दैट ही इज मियरली एन एजेंट, यदि वो इतना बता देता है कि मैं तो बस एक एजेंट हूँ, पीछे प्रिंसिपल का नाम खोलना कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, देन इट विल बी सफिशिएंट टू बाइंड द प्रिंसिपल। यही तो मैंने आपको बताया था कि सर इसने केवल इतना बता दिया, पर्दे के पीछे किसी और किरदार के बिहाफ पे मैं एक्ट कर रहा हूं, उसका नाम नहीं बताया, तो भी इतनी सी बात भी थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को बाइंड करे इसके लिए बहुत होती है। कल ही पढ़ा था और आज वापस रिवाइज किया। यस सर, बट एजेंट जब कभी नाम खोलता ही नहीं है प्रिंसिपल का, बट व्हेन द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो फिर प्री अजम्पशन, पहले से आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि एजेंट ने खुद ने मान लिया है कि कल को कोई भी तकलीफ होगी तो वो पर्सनली लायबल होगा। ठीक है, इसीलिए पीछे नाम नहीं खोला जा रहा है तो भी ओके है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। यहाँ पर प्रिजम्पशन होगा, जहां पर एजेंट पीछे वाले का नाम नहीं खोल रहा है वहां पर पहले से अजम्पशन होगा कि सर एजेंट ये मानने को तैयार है कि हाँ मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसे प्रिज्यूम कर किया जा सकता है। हाँ भाई मुंद्रा जी बोलिए। वो सा था एक सेकंड, वो नाम प्रिंसिपल का नहीं पता तो चलता है ना, उसको सिर्फ बताना ना कि वो एजेंट है। हाँ उसने बताया था कि मैं एजेंट हूँ, पर उसने ये नहीं बताया कि प्रिंसिपल कौन है। हाँ अच्छा, तो प्रिंसिपल भी बाउंड और एजेंट भी बाउंड है, ठीक है। हाँ ठीक है, एजेंट भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। मेन बात ये हो गई हमारे मुद्दे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल या इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल। सर आप एक ऐसे बिहाफ आदमी के बिहाफ पे एजेंट बने हैं, माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसके बिहाफ पे आप एजेंट बन गए हैं, एक मेजर आदमी। ठीक है सर, दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती कर दी आपने, क्योंकि आप उसके बिहाफ पे किसी मिस्टर एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, पर आप तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ना? यस सर। तो सर आपकी गर्दन पकड़ ली जाएगी, आप एज एन एजेंट विल बी पर्सनली हेल्ड लायबल।
वैसे तो एजेंट नहीं होता है, पर आपने काम ऐसा कर दिया कि अब आपको पर्सनली हेल्ड लायबल बनाया जा सकता है। सर तो क्या व्हेन इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल, यस सर। और इसका भी मतलब समझेंगे अपन अभी। नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल, पहले ये इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल पढ़ लेंगे। Incompetent principle. If a person who acts as an agent for a minor, the agent becomes personally liable, but this theory will not follow where the other party already knows that the principal is a minor. अच्छा, इफ अ पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर अ माइनर, द एजेंट बिकम्स पर्सनली लायबल। पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर अ माइनर और अनसाउंड माइंड, कुछ भी बोल लीजिए, द एजेंट बिकम्स पर्सनली लायबल। तो हमारा टॉपिक क्या है? एजेंट कब पर्सनली लायबल होगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट। तो एजेंट कब पर्सनली लायबल होगा, ये ठीक है। तो सर जब आप किसी माइनर के बिहाफ पे एजेंट बन रहे हैं तो आप पर्सनली लायबल, बट बहुत इंपॉर्टेंट, बट दिस थ्योरी विल नॉट फॉलो व्हेन, follow where the other party already knows that the principal is a minor। सर थर्ड पार्टी को पहले से पता है कि यहाँ जिसके बिहाफ पे ये एग्रीमेंट बनाया जा रहा है वो माइनर है या वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो फिर अब एजेंट कुड नॉट बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसको पता है कि मैं एक माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ में एग्रीमेंट बनाने के लिए बंदा आया है, इसको पता है, तो ही कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ठीक है, इफ अ पर्सन who acts as an agent for a minor or unsound mind, the agent becomes personally liable। but ऐसा नहीं होगा यदि थर्ड पार्टी को पहले से पता है कि वो तो एजेंट जो है वो काम कर रहा है एक माइनर या अनसाउंड माइंड के बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ये तो रही गया नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल। सर देखो, एक बार हमारा जज शाह आया, यस सर, जज शाह ने मिस्टर एक्स के सामने बोला कि मैं मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं तो कोई और है उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ उनके एजेंट के तौर पे। जबकि ऐसा कोई सीन ही नहीं था, कोई और नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस ये सामने दिखाना नहीं चाह रहा था कि मैं खुद के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, इसलिए उसने ऐसी झूठी मूठी कहानी कर दी कि मैं तो जस्ट एजेंट हूँ, मैं किसी और के बिहाफ पे बना रहा हूँ, बस नाम नहीं खोल सकता। सो क्या ये नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल नहीं हो गया कि पीछे प्रिंसिपल बैठा है पर पीछे कोई प्रिंसिपल था ही नहीं भाई? ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल। उस केस में क्या जज शाह खुद पर्सनली लायबल होगा या नहीं होगा? हाँ सर, 100% होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिटेंडेड एजेंट और एन अनऑथराइज्ड एजेंट। पढ़ना भाई इसको। Pretended agent or unauthorized agent. If the agent pretends but is not an actual agent and the principal does not rectify the act but disowns it, the pretended agent will be himself liable. देखो, if an agent pretends but is not an actual agent and the principal does not rectify the act but disowns it, the pretended agent will be himself liable। कैसे? सर मान लो हमारा सम्यक है, यस सर, सम्यक कविश के सामने खड़ा था। ठीक है, कविश ने इसको अपना एजेंट नहीं बनाया था, सम्यक ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में जाके ये बोल दिया कि मैं तो उसका एजेंट हूँ। ठीक है, ओके, जबकि कविश ने ना तो इसको एजेंट जैसे अपॉइंट किया था, ना बाद में पता पड़ा तो भी उसने मना कर दिया, ना 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 ये कोई मेरा एजेंट नहीं है, उसको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं ये मेरा एजेंट नहीं है। सर अब इस बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ में सम्यक ने जो भी एग्रीमेंट बनाया उसके लिए सम्यक खुद पर्सनली लायबल होगा। ठीक है, गलत काम किया ना, यस सर। तो यदि कविश हाँ बोल देता तो ये तो एजेंसी बाय इस्टॉपल या होल्डिंग आउट हो जाता, नहीं भी अटेंड किया, नहीं भी अपॉइंट किया था उसको एज एन एजेंट, पर उसने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया और इसका कोई माल बेचने में मदद कर दी और इसने बाद में हाँ 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 ये मेरा एजेंट ही ऐसा किया, तो ये तो एजेंसी बाय इस्टॉपल या होल्डिंग आउट हो जाता या एजेंसी बाय रैटिफिकेशन हो जाता, कुछ भी बोल लो आप इसको, रेक्टिफिकेशन रेटिफिकेशन कुछ भी बोल लो। बट सर इसने तो मना कर दिया, हाँ हाँ मैंने कब किया इसको अपॉइंट, कोई मेरा एजेंट वेजेंट नहीं है। तो सर इस बेसिस पे जो भी यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी के साथ में एग्रीमेंट बना लिया उसके लिए ये खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एजेंट हूँ, जबकि एजेंट बनाया ही नहीं गया, अनऑथराइज वे में एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सर
अब आता है हमारे पास में व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। सर प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ अथॉरिटी दी थी और एजेंट ने उस अथॉरिटी को एक्सीड कर लिया है, तो क्या एजेंट पर्सनली लायबल होगा? आइए देखते हैं। परफेक्ट। When agent exceeds authority, when the agent exceeds his authority, misleads the third person in believing that the agent he has the requisite authority in doing the act, then the agent can be made liable personally for the breach of authority. फॉर द ब्रीच ऑफ अथॉरिटी। देखो सर, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जाके मेरी कार किसी को भी 3 लाख रुपए से कम में मत बेचना, 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा में ही बेचना। सर अथॉरिटी क्या थी? 3 लाख से कम में नहीं बेचनी, बेचने की अथॉरिटी थी पर 3 लाख से कम में नहीं बेचनी। ये जाके 2,85,000 रुपए में ही कार बेच के आ गए, 2,85,000 में ही कार बेच के आ गए। सो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर लिया। एजेंट हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी और नॉट? यस सर, द एजेंट इज डेफिनेटली एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। So when the agent exceeds his authority and misleads the third person in believing that the agent he has the requisite authority in doing the act, then the agent can be made personally liable for the breach of authority. अब इस केस में सर प्रिंसिपल जो है ये एजेंट को पर्सनली लायबल बना के बाकी के जो 15,000 रुपए का नुकसान हुआ है ये इससे वसूल सकता है, ये इससे वसूल सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर लिया है, तो सर एजेंट जो है, प्रिंसिपल जो है, ये इससे 15,000 रुपए एक्स्ट्रा जाके वसूल सकता है। उल्टा काम, वैसे तो अपन ने क्या पढ़ा है, एजेंट ने जो भी काम किया है उस सब के लिए वो प्रिंसिपल से इंडेमनिफिकेशन डिमांड कर सकता है। ठीक है, जबकि उल्टा काम इधर प्रिंसिपल एजेंट से बोल रहा है ला भाई बाकी का तूने जो अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर दिया उसके लिए तूने ये जो बेवकूफी करी, मेरे को नुकसान हुआ, उसके लिए तू पर्सनली लायबल। नेक्स्ट, तो सर 6 पॉइंट तो कर लिए, अब 7th पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर एजेंट बीइंग लायबल पर्सनली। सर प्रिंस जशा ट्रेन में बैठा है क्या? लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके आया है क्या आज? तभी अभी तक यूं 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 कर रहा है, जैसे कोई मतलब हिल रहा हो ट्रेन में बैठा बैठा। हाँ चलो नेक्स्ट सर, प्रिंसिपल और एजेंट ने या एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में सर ऐसा कुछ एग्रीमेंट बना लिया कि सर थर्ड पार्टी ने बोला देखो मेरे तो तुमसे डीलिंग हो रही है, तुमको डील करनी है, चाहे तुम प्रिंसिपल के बिहाफ पे करो चाहे तुम पर्सनल बिहाफ पे करो, मेरे को तो यदि कोई दिक्कत हुई तो मैं तुम्हारा गला पकड़ सकता हूँ। ठीक है, और इसने डील फाइनल करने के लिए इस पे साइन भी कर दिए। चाहे प्रिंसिपल ने एजेंट के साथ में ऐसा, सर कोई भी काम तू करके आया उसके लिए तू भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होएगा, मैं तो होऊंगा ही होऊंगा, तू भी मेरे साथ में होएगा। ठीक है, ऐसा लिख देने से कई बार एजेंट सीधे सीधे चलते हैं, इधर उधर उछाड़ पुछाड़ नहीं करते हैं डील कंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो सर अब लिख दिया, तो यदि कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ में लिख दिया कि एजेंट पर्सनली रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, या पर्सनली लायबल, तो फिर वो होगा, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड लास्ट, व्हेन द यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड मेक्स द एजेंट लायबल। सर कई यूजेज और ट्रेड दुनिया में या भारत में ऐसे भी होते हैं जिनमें ये बोला जाता है कि एजेंट ने जो भी काम किया है उसके लिए उसकी भी पर्सनल लायबिलिटी होगी, तो फिर होगी सर। जहां कहीं भी जिस किसी भी जगह पे, प्लेस पे, बिजनेस पे, उस पर्टिकुलर बिजनेस में, उस पर्टिकुलर प्लेस में ये कस्टम और कस्टमरी प्रैक्टिस थी या यूजेज ऑफ ट्रेड था कि एजेंट भी पर्सनली लायबल होगा, तो सर होगा। फॉर एग्जाम्पल सर मान लीजिए सूरत के टेक्सटाइल बिजनेस में ये होता है कि प्रिंसिपल का माल एजेंट कहीं भी खपा के आ रहा है, तो वो पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी के साथ में वो भी पर्सनली लायबल होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे रख रहा हूँ, तो सर इस केस में एजेंट की भी जो इसने माल खपा के आया है उसका पेमेंट नहीं आता है, तो इसके लिए ये पर्सनली रेस्पॉन्सिबल रहेगा टू दी प्रिंसिपल। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सारे पॉइंट अपन ने कर लिए, अब अपन पॉइंट्स कर रहे हैं राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज, कुछ स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी के राइट्स अपने को करने हैं, आइए करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला राइट, व्हेन द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज एजेंसी। सर प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट थर्ड पार्टी के साथ में डीलिंग कर रहा है, लेकिन एजेंट इस बेचारे को बता ही नहीं रहा है कि मैं तो एजेंट हूं, मैं किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। प्रिंसिपल इसको ये बात बता ही नहीं रहा है कि मैं तो एजेंट हूँ, मैं तो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। तो फिर थर्ड पार्टी के कुछ राइट्स बन जाते हैं। क्या राइट्स बनते हैं, आइए पढ़ना चालू करते हैं। व्हेन द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज एजेंसी, पहला, If फर्स्ट, an agent makes a if an agent makes a contract with a person who neither knows nor has reason to suspect that he is dealing with an agent, principal may require the performance of the contract. But the other contracting party has, as against the principal, the same right as he would have had as against the agent if the agent had been the principal. देखो वापस पढ़ते हैं इसको। इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन जिसको ध्यान ही नहीं है, हु नीदर नोस नॉर हैज एनी रीजन टू सस्पेक्ट, ना उसे शक करने का कोई कारण मिल रहा है कि ऐसा नहीं कि ये आदमी खुद डील नहीं कर रहा है अपने बिहाफ पे, पीछे कोई प्रिंसिपल बैठा है, ठीक है। सो इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु नीदर नोज नॉर हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट, ना उसके पास शक करने की जरूरत है जगह है, ना उसको पता है दैट ही इज डीलिंग विद एन एजेंट, उसको पता ही नहीं कि ये जो मेरे से डील कर रहा है वो एजेंट है किसी और का। तो एजेंट ने एजेंसी डिस्क्लोज ही नहीं की है, वो तो ऐसे ही दिखा रहा है जैसे वही डील कर रहा है। सो प्रिंसिपल मे रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कई बार होता है ना कि सर एजेंट ने बताया ही नहीं कि मैं तो एजेंट हूँ और थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एक्चुअल में तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में प्रिंसिपल के, पर इसने बताया ही नहीं। सर अब कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सर प्रिंसिपल को ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सो प्रिंसिपल may require the performance of the contract, but the other contracting party has, as against the principal, the same right as he would have had against the agent if the agent had been principal। तो सर इस केस में इस लाइन का मतलब क्या है, थर्ड पार्टी जो अनभिज्ञ थी, जिसको पता ही नहीं था कि ये भाई एजेंट है, वो तो इसी को असली आदमी मान के इसके साथ डील कर रही थी, तो सर उस केस में इसके जो भी राइट्स एजेंट के खिलाफ होते, ठीक है, और प्रिंसिपल को ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने की जरूरत पड़ गई, तो ये सारे के सारे राइट जो इसके एजेंट के खिलाफ होते वो प्रिंसिपल के खिलाफ भी होंगे। यानी ये तो इसी को प्रिंसिपल मान के काम कर रहा था ना, तो इसके खिलाफ जो भी राइट्स होते वो सारे के सारे अब इस ओरिजिनल प्रिंसिपल के खिलाफ उसको मिल जाएंगे। यदि उसको बाद में पता पड़ता है कि पीछे तो कोई और बैठा था, तो सर उसको थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल के खिलाफ भी वो सारे राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। So, sir, if we are talking about an unnamed principal or an undisclosed principal, then बोथ में मैटर सेम ही हो रहा है कि सर इसको अल्टीमेटली बाद में भी पता पड़ता है, तो भी इस प्रिंसिपल के खिलाफ सारे राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे जो उसको एक्चुअल में इसके खिलाफ मिलने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट, If the principal discloses himself before the contract is completed, the other contracting party may refuse to fulfill the contract if he can show that if he had known who was the principal in the contract, or if he had known that the agent was not a principal, he would not have entered into the contract. ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ये जिया ओरा और बिया नहीं है, और ये कहाँ चले गए भाई पीछे पीछे रहने वाले, सृष्टि, हार्दिक, सम्यक, हाँ सर। आ जाओ रे। क्या है, थोड़ा बहुत है ना, टू वे कम्युनिकेशन होगा तो मजा आएगा। यस, चलिए यस सर। अब अब सीन में आती है हमारी श्रेया बियानी। कहाँ चली गई, यस सर, श्रेया बियानी है। श्रेया बियानी की श्रेया कर्नावट से जोरदार वाली लड़ाई हुई एक बार, मतलब इतनी, बस एक दूसरे के बाल ही नहीं नोचे, बाकी इन लोगों ने एक दूसरे को पूरा वो मट्टी पलीत कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर श्रेया बियानी को कोई एजेंसी बिजनेस चाहिए था श्रेया कर्नावट से। श्रेया कर्नावट की कंपनी थी, उससे इसको कोई, वो कहते हैं ना
कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस चाहिए था इसकी कंपनी का या ऐसा कुछ। पर अब तो लड़ाई हो गई थी सर, अब जाके मांगेगी तो भी नहीं मिलता। तो श्रेया बियानी ने क्या किया, अपनी एक एजेंट को अपॉइंट किया, खुद प्रिंसिपल अपनी एक एजेंट को अपॉइंट किया जिसका नाम था जिया वोरा। ठीक है सर, जिया वोरा को बोला तू जाके उससे इसकी एजेंसी ले ले, इसकी कंपनी की जो भी माल है इसकी कंपनी का अच्छा चलता है तो एजेंसी ले ले, मेरा नाम बताएगी तो तेरे को एजेंसी मिलती भी होगी तो नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, तो सर अब लेकिन अब देखो पॉइंट पढ़ो, इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। देखो अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि सर श्रेया कर्नावट ने तो यही समझा कि जिया वोरा जो है ये अपने बिहाफ पे उसके साथ में एजेंसी लेने के लिए, एजेंसी क्या सॉरी उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। ठीक है सर, अभी सर कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म बन गया लेकिन पूरा परफॉर्म नहीं हुआ था, और कर्नावट को पता पड़ता है धोखा हुआ है मेरे साथ में, जिया वोरा तो खुद अपने बिहाफ पे काम नहीं कर रही है, श्रेया बियानी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकती है। एक्चुअल में प्रिंसिपल कौन, श्रेया बियानी, एजेंट कौन, जिया वोरा, थर्ड पार्टी कौन, श्रेया कर्नावट। जैसे ही थर्ड पार्टी को पता पड़ता है पर्दे के पीछे तो कोई और है और मुझे बुद्धू बनाया जा रहा है, तो वो मना कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में भी इसको फुलफिल करने से मना कर सकती है, ये कहते हुए कि मुझे यदि पता होता कि पीछे ये ऐसा कोई सीन चल रहा है तो मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट बनाता या बनाती ही नहीं। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से थर्ड पार्टी मना कर सकती है। क्या समझे कि सर इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेस हिमसेल्फ बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, बन गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं हुई है, द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ यू कैन शो दैट, सर श्रेया कर्नावट कैन रिफ्यूज कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस नहीं दूंगी इफ शी कैन शो दैट she had the knowledge who the principal in the contract was, or if she had known that the agent was not the principal she would not have entered into the contract। यदि मुझे पता होता कि ये खुद असली मालिक नहीं है कोई और है पीछे तो मैं बनाती नहीं, या फिर यदि मुझे पता होता पीछे श्रेया बियानी बैठी तो मैं कतई नहीं बनाती। यदि उसने ऐसा शो कर दिया तो फिर वो मना कर सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस देने से। क्लियर? यस सर, इट इज वन ऑफ द राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल पढ़ दो। P was debarred from applying license for his pharmaceutical business. Thus, he appointed A as his agent to apply for license to be used by P. The license issuing authority can repudiate the license if it becomes aware that A is acting as an agent for P. सर एक आदमी को उसकी गलत क्रियाकलापों की वजह से मेडिकल मार्केट से डिबार कर दिया गया, अब खुद तो अप्लाई कर नहीं सकता, तो उसने एक एजेंट अपॉइंट किया, उसके बिहाफ से लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया। जो लाइसेंसिंग करते हुए पता पड़ जाता कि पीछे तो ये है, तो सर लाइसेंसिंग देने के बाद में भी मैं पूरा करने से मना कर देती कि नहीं हमको नहीं पता था पीछे ये, पता होता कि ये है या पता होता आप एजेंट जैसे काम कर रहे तो हम कभी लाइसेंस नहीं देते। ठीक है, बाद में भी पूरा करने से मना कर सकते हैं। अपन सब ने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है। कंपनीज एक्ट में एक टॉपिक था लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, आया नहीं था? लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में 5 अलग अलग जगह पड़ी थी जहां पर कोर्ट्स ने बोला यहाँ पर लिफ्ट कंपनी और कंपनी के पीछे बैठे वाले लोगों को अलग अलग मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो सर लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया। सर वहां पर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरीज टू एक्ट एज एजेंट्स की सर पता था ना कि एक आदमी एक कंपनी खुद डिबार हो चुकी है लाइसेंस लेने के लिए, तो सर वो अपनी एजेंट के जैसे कंपनी को होली ओन्ड सब्सिडियरी को अपने एजेंट के तौर पे उससे सब्सिडियरी से लाइसेंस के लिए इशू करवा देती है। अरे पीछे तो यही है ना यार, ये दोनों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके देखोगे तो समझ में आएगा दोनों के पीछे सेम ही लोग बैठे हैं। बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहां भी अपन ने पॉइंट पढ़ा था। तो सर राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज में सबसे पहले कि व्हेन द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द एजेंसी, ठीक है। सेकंड, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल,
सर था तो एजेंट, पर उसने बताया ही नहीं। वो प्रिंसिपल जैसे उसको समझ लिया गया और वो भी वैसे ही एक्ट करता रहा, तो सर उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या राइट रहेंगे थर्ड पार्टी के पास में, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आज एक दो बच्चे एब्सेंट है, कौन नहीं आया क्लास में? हम्म। आज कौन नहीं आया है क्लास में? चलिए पढ़ते हैं। एक बार आप लोग एक काम करो ना, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लो, फिर इसको करते हैं।